अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं ताहिर हुसैन साहब, जो पार्षद थे आम आदमी पार्टी से। 2020 के दंगे में जिनको मुख्य आरोपी बनाया गया, जिनके ऊपर हर एक चीज़ का इल्ज़ाम डाल दिया गया, आज हम उनके पास आए। उनसे तो मुतालबा नहीं हो पाएगा, पर उनके साहबजादे हैं। आज इनसे पूछेंगे कि जितने इल्ज़ामात इनके ऊपर लगे हैं वो कितने हद तक सच हैं। क्या इतने ही बुरे हैं ताहिर हुसैन साहब, या उनका कोई दूसरा रुख भी है? अस्सलाम वालेकुम शदाब भाई। जी वालेकुम सलाम। शदाब भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि आपके वालिद साहब की राजनीति बैकग्राउंड क्या है? किस बैकग्राउंड से आते हैं आपके वालिद साहब? मेरे वालिद साहब दरअसल राजनीतिक बैकग्राउंड इनका 2014 से आप मान लीजिए, और जब से आम आदमी पार्टी शुरू हुई है, जब से मेरे वालिद साहब ने पॉलिटिक्स स्टार्ट करी थी आम आदमी पार्टी के साथ में, और उसके साथ में हमारा बिजनेस था वुडन वर्क का। तो मेरे पापा इससे पहले बिजनेस में अपना ध्यान देते कंपनी में अपने, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में गए। फिर उन्होंने यहाँ से 10 साल तक आम आदमी पार्टी के लिए झंडा उनका बुलंद करा हमारी विधानसभा में और पूरी दिल्ली में भी, और इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने 2017 में। हमारा यहाँ विधानसभा मुस्तफ़ाबाद में एक वार्ड है नेहरू विहार, तो वहाँ से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करा आम आदमी पार्टी के टिकट पर और जीते भी थे। कितने वोटों से जीते थे? वो उनको 12,500 वोट उस वक्त मिले थे, और जिसमें मार्जिन 1200 वोटों का था। 1200 वोट के मार्जिन से जी। मौजूदा निगम पार्षद थे आपके वालिद साहब जिस दौरान दंगे हुए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का पूरे इंडिया ने देखा क्या भयावह मंजर था। जी। तो शुरुआत कहीं और से हुई, किसी और के हिसाब से काम हुआ, परंतु हमने जब देखा कि आपके वालिद साहब की वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी जहाँ पे छत पे खड़े होकर गुहार लगा रहे थे दिल्ली पुलिस से और दीगर लोगों जिम्मेदारान से कि आइए यहाँ पे ये मसले हाथ हो रहे हैं, ये दिक्कत परेशानी आ रही है। तो आवाम ने उनका ये रूप देखा कि वो तो सेवक है, वो रक्षक है। बट ऐसा दिल्ली पुलिस ने या दूसरे लोगों ने ऐसा क्या देख लिया जो हम नहीं देख पाए कि उनको भक्षक मान लिया गया और उनको मुख्य आरोपी, दंगों का मुख्य आरोपी बना दिया गया? देखिए, मेरे पापा के ऊपर, मेरे वाले साहब के ऊपर जो केसेस लगे हैं ये बिल्कुल एकदम बेबुनियाद हैं, फर्जी मुकदमे हैं। मेरे वालिद का बैकग्राउंड तो ऐसा रहा है, उन्होंने कभी भी आज तक हिंदू और मुस्लिम में कभी भी फ़र्क नहीं समझा। उन्होंने दोनों तरफ जो हक की बात करी। और आपको मैं बता दूं, अभी बीच में यहाँ पे हमारे वार्ड में एक मंदिर है, तो मंदिर में उनके जो है, जब वो काउंसलर थे उस दौर में, तो वहाँ पे कुछ गलत चीज़ हो गई थी हिंदू मुस्लिम को लेकर। तो उन्होंने वहाँ पर जाके अपनी जेब से वहाँ पे कैमरा लगवाए थे मंदिर में, ताकि आपस में कोई नाइत्तेफाकी पैदा ना हो। और वो शुरू से लोगों के बीच में मोहब्बत रखने वाले हैं, वो कभी किसी के बीच में नफरत नहीं डालते। ये उनके ऊपर जो केस डाले गए हैं ये बिल्कुल फर्जी हैं। आपको मैं बताता हूँ, जिस दिन दंगे हुए थे उस दिन वो खुद पुलिस के साथ मार्च करी थी, उन्होंने लोगों को अपने घर में भेजा था उन्होंने। पर ऐसा वो रूप टीवी चैनलों पे दिखा नहीं ना, वो वाले रूप? टीवी चैनल ने उसको दिखाया नहीं, टीवी चैनल ने कुछ और दिखाया। हकीकत जो थी आप देखोगे उस दिन, हम तो खुद पीड़ित हैं, हमारे घर में भीड़ चढ़ गई थी। जब उस दिन मेरे वालिद, यहाँ पर आपने वीडियो में देखा होगा, तो मेरे वालिद तो खुद पुलिस को फ़ोन कर रहे थे, इतनी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी हुई थी। और हमको जो उस दिन खुद पुलिस कमिश्नर ने रेस्क्यू भी करा था आप ही के बिल्डिंग से। जी। तो जो धाराएं, कम से कम मैं जहाँ तक समझता हूँ 12-14 धारा जी, 12 केसेस हैं, जिसमें आगजनी, दंगा भड़काना, मनी लॉन्ड्रिंग, देन आपका एक हत्याओं के केस। तो आपको कितने केसों में आपको जमानत मिल चुकी है? देखिए, ये सोचने वाली बात है जो मीडिया हमारे ऊपर ट्रायल करके दिखाती है लोगों को। हकीकत बात तो ये है कि आज भी एक भी केस हमारे ऊपर साबित नहीं हुआ, आज तक एक भी नहीं साबित हुआ। और चार्जशीट तो काफी लंबी चौड़ी हुई है, मगर आज तक उसमें एक भी चीज हमारे ऊपर साबित नहीं हुई। और 9 केस में हमको बेल भी मिल गई है, इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्री केस। अच्छा। तो कितने केसों में आपके मामला रह रहे हैं? अभी हमारे 2 केस में मामला रह रहे हैं। एक केस में तो अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, यूएपी में। जी। तो इतने सारे मामला जब आपके ऊपर बने थे, मैं नहीं समझता कि जब किसी के ऊपर इतने केस लगे हो तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस पर हाथ रखना चाहेगी। आपने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और आपने चुनाव भी लड़ा, और हमने देखा बहुत खूबसूरत चुनाव आपने लड़ा कि एक उम्मीद से परे आप वोट लेके आए, और आपके वालिद साहब के लिए जो प्रेम जन सैलाब उमड़ा था, उम्मीद नहीं थी किसी को। ओवैसी साहब के पास जाने से पहले किस किस पार्टी से आपने टिकट मांगा था? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इन 5 सालों में आज मेरे वालिद साहब को जेल के अंदर 2030 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं। 2030 दिन से ज़्यादा।
और 5 साल 7 महीने अभी तक के बीत चुके हैं। तो इन 5 साल 7 महीनों में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो हमसे आके मिलती हो या हमारा हाल चाल भी पूछती हो या हमारे आंसू पूछने भी चाहे। और वो आम आदमी पार्टी जिससे मेरे वालिद साहब ने 10 साल देके इतनी मेहनत करी और उसको यहाँ पे जिंदा करा मुश्ताबाद विधानसभा में, उस पार्टी के लोगों ने तक हमसे बात नहीं करी, आपको छोड़ दिया अकेला बिल्कुल उस हादसे के बाद में। तो MIM पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो हमारे पास आती थी, हमसे मुलाकात करती थी, हमारा हालचाल पूछती थी, तो उनसे एक हमदर्दी हमें अलग ही दिखती थी कि अगर हम लोगों का अगर कोई साथ देने वाला है इस जुल्म के दौर में तो सिर्फ MIM पार्टी है जो हमारा साथ दे सकती है। बाकी पार्टी तो बस दिखावा करती है, कोई नहीं आती। तो भेड़ के उस बच्चे की तरह आपको अलग कर देगा जो अपंग था जी, तो आपकी अपनी ही पार्टी ने आपको अपनी अलग पार्टी कर ने। दिया बिल्कुल ही। ये तो खैर पूरा पटल पे है, जैसे 2002 के गुजरात दंगों में एहसान जाफरी साहब को कांग्रेस ने अलग कर दिया बिल्कुल, क्योंकि आपकी हत्या भी कर दी गई थी मॉब द्वारा जी। और आम आदमी पार्टी ने आपका बखूबी इस्तेमाल किया और उसके बावजूद जब आप पे इल्जामात लगे तो आपसे किनारा कश कर गए। बिल्कुल। क्या अगर वो हमारा साथ देते, जो हकीकत थी मीडिया के माध्यम से अगर उस वक्त वो रख देते तो लोगों को सच्चाई मालूम पड़ती। उन्होंने हमारा साथ छोड़ा और मीडिया ने बिल्कुल जो सच्चाई थी उससे अलग हटके झूठ पूरे में फैलाया। मेरे वाले साहब को पीड़ित होते हुए भी उनको अपराधी बनाने की कोशिश करी गई। संजय सिंह जेल गए थे, अरविंद केजरीवाल 2-3 विधायक और गए थे, जिस तत्परता से उनके लिए विरोध प्रदर्शन हुए, उनके लिए कार्य किए, पिताजी के लिए नहीं दिखे आपके? ये डबल बिहेवियर आम आदमी पार्टी ने हमारे साथ किया है। केजरीवाल जेल गए, 6 महीने में उनको बेल मिल गई, वो बाहर आ गए, उनके लिए पूरी आम आदमी पार्टी खड़ी रही। संजय सिंह जेल गए, उनके लिए पूरी आम आदमी पार्टी खड़ी रही। सत्येंद्र जैन गए, मनीष सिसोदिया गए और यहाँ तक कि अमानतुल्लाह खान भी गए, उनके लिए पूरी आम आदमी पार्टी खड़ी रही। जब मेरे वाले साहब के ऊपर ये सारे इल्जामात लगाए गए थे, हमारे ऊपर ये परेशानी आई, तो आम आदमी पार्टी ने हमसे एकदम किनारा कर लिया। तो ये तो उनका बिल्कुल डबल बिहेवियर है। तो आप जो कह रहे कि कुछ तो मदद की होगी आम आदमी ने, ऐसा तो है नहीं, आज तक कोई मदद नहीं करी। अगर वो चाहते मदद करना तो उस वक्त जब MIM जब हमने ज्वाइन करी थी, आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी दिन जी। और इम्तियाज जलील साहब ने सारी सच्चाई मीडिया को, हम भी वहां पे मौजूद थे, मीडिया में पूरी सच्चाई उन्होंने रखी। अगर ये काम आम आदमी पार्टी उस वक्त कर देती तो हमारे ऊपर इतना कुछ नहीं होता। तो कुछ राहत मिलती आपको? बिल्कुल मिलती, सच्चाई जब लोगों के सामने आती। इस दंगों के बाद या ये जो ट्रेजेडी हुई थी जिसमें हमारे दोनों पक्षों को बहुत नुकसान हुई, या हमारे हिंदू भाइयों को ले लो या हमारे मुसलमान भाइयों को ले लो, क्योंकि दंगों का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल नहीं। वो जब लेके जाती है तो दोनों को लेके जाती है। इसके बाद आपके अड़ोस पड़ोस या मोहल्ला पड़ोस के लोग या इलाके के लोग या वो हिंदू भाई जो आपके कांटेक्ट में थे, उनके नजरियात में कुछ बदलाव आए, उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आए, या क्या नजरियात बने उन दंगों के बाद आप लोगों के, आपके परिवार के प्रति? कुछ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। मेरे वालिद साहब के साथ में जितने भी हमारे हिंदू भाई जो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे जी, वो जानते हैं उन्होंने बिहेवियर देखा है, वालिद साहब के साथ वक्त बिताया है, तो जाहिर सी बात है तो उनको भी इस बात का मालूम है। आज तक उन्होंने हमारे ऊपर जो मीडिया ने दिखाया है या जो झूठ फैलाया गया उस चीज़ पे कभी वो हकीकत के साथ हमेशा वो मानते हैं कि हम निर्दोष हैं और उसी तरीके से हमारे साथ में रहते हैं जितना 5 साल पहले दंगों से पहले रहा करते थे। यहाँ तक कि अभी विधानसभा इलेक्शन हमने कंटेस्ट करा, मेरे वालिद साहब बाहर आए, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वालिद साहब जो हिंदू भाई थे वहाँ से हमारे उन वालिद साहब से मिलने आते थे। वो लोग कैमरे के सामने आने से बचते थे या फिर ऑफ कैमरा मिलते थे? ऑफ कैमरा भी मिलते थे, ऑन कैमरा भी मिलते थे, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं थी। और बहुत सारे हिंदू भाई हमारे ऐसे जिन्होंने हमको वोट भी दिया है। अच्छा, लमसम कितने वोट आई होंगी विधानसभा में? ये विधानसभा में हमको 35,000 वोट मिली थी, जिनमें से 2500 वोट हमारे हिंदू भाइयों ने हमको दी थी। तो मैं ये समझूं कि ये 2500 वोट इस चीज की गवाही देती है कि कहीं आप वाले सब निर्दोष है, या मैं ये समझ लूं कि जैसे बीजेपी का 6% मुसलमान वोट है तो ऐसी भावनाओं में 2500 वोट भी आ गए होंगे? नहीं, वो आप देखिए पूरी कोशिश बाकी पार्टियों ने करी हमें हराने की। मीडिया में भी आप देख रहे थे सारी चीजें फिर से वही शुरू हो गई थी। जब आप लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी और आपका टिकट हुआ तो मैं न्यूज में देख रहा था कि इसका नाम क्या, ओवैसी साहब को लेके और आपके वालिद साहब को लेके कैसे कैसे हेडलाइन सुन रहे थे कि दंगों का मास्टर प्लान, भाईजान की पहली पसंद, ये सब वो सब। तो मैं वही चीज सोच रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत अच्छे नेता है, देश के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक है,
तो जब आप उनके पास गए तो उनका क्या सवाल रहा था आपसे कि इतने बड़े इल्जामात आपके ऊपर, उसके बावजूद आपको टिकट दिया? उससे पहले कुछ तो गुफ्तगू हुई होगी आप दोनों के दरमियान। हम जब ओवैसी साहब के पास गए थे तो उन्होंने एक ही बात बोली थी। उन्होंने बोला कि हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, आप इलेक्शन लड़ो या ना लड़ो, आपके साथ जो जुल्म हुआ है हम चाहते हैं कि आपके ऊपर से सारे केस हटें, आप बाइज्जत बरी हो और आप बाहर आए। इलेक्शन हमने लड़ा, उन्होंने ये बात बोली थी इलेक्शन लड़ना भी इतना जरूरी नहीं, आप लोगों का पहले बाहर आना भी जरूरी है। उसके साथ में उन्होंने पूरी हमारी मदद करी, टिकट भी दिया। और ओवैसी साहब ने जितनी मेहनत हमारे विधानसभा में करी, मैं आपको बताता हूँ, 8 प्रोग्राम उन्होंने हमको यहाँ पर दिए। दिन में भी आते थे और रात में भी प्रोग्राम करते थे। जब मेरे वालिद साहब आए जेल से छूट के तो उनसे मिलने भी आए वो यहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात है। इम्तियाज जलील साहब भी आए थे। इम्तियाज जलील साहब भी आए, इतने बड़े नेता। ये बहुत बड़ी बात है कि खुद यहाँ पर इतना टाइम दे रहे हैं। आज तक किसी विधानसभा में उन्होंने इतना टाइम नहीं दिया। ये बात हकीकत है। अपनी खुद की लड़ाई समझ के उन्होंने यहाँ पे हमको चुनाव लड़वाया। वो खुद का चुनाव समझ के उन्होंने यहाँ पे हमारे साथ में चुनाव लड़ा। शादाब, वही कि कांग्रेस ने आपको टिकट देने से मना कर दिया, आपकी अपनी आम आदमी पार्टी ने आपसे किनारा कश कर लिया, तो विधायकी लड़ना इतना क्यों जरूरी समझा आपने? देखिए, विधायकी लड़ना इसलिए जरूरी समझा कि जनता का सपोर्ट था, या आप लोग ये चाहते थे कि इसका नाम के केस जीतने के चुनाव जीतने के बाद वालिद साहब का बाहर आ जाना आसान होगा? क्या वजह थी? वजह ये थी, एक तो यहाँ पे जो हमारे लोग रहते हैं, तो ये लोग हमारे पास आते थे, हमसे कहते थे कि भाई आप इलेक्शन लड़ो। इस इलेक्शन के जरिए जो सच्चाई मीडिया द्वारा दबाई गई है वो हकीकत निकल करके आएगी। जब आवाम आपका साथ देगी तो लोग तो देखेंगे कि देखो भाई इतने सारे लोगों ने वोट दिया है, तो ये लोग इनका साथ दे रहे हैं, इनकी गवाही दे रहे हैं इनके सच्चे होने का। तो ये हमारे इलेक्शन लड़ने का रीजन था और लोगों ने साथ भी दिया। टोटल आपको लगभग कितनी वोट आई थी विधानसभा में? हमें टोटल 33,500 वोट आई थी। और हमारे जो यहाँ पे कांग्रेस चुनाव लड़ी थी तो वो तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। कांग्रेस से तो बड़ी पार्टी बनकर आई है आपकी MIM, ये बात तो अच्छे से जान रहे हैं हम लोग। एक अंदर की कुछ बात थी कि ताहिर हुसैन साहब वो जेल से बाहर आते, यदि उनको सारे मामलों में जमानत मिल जाती है, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो अपना आपको करीबी बता रहा था, वो आपका करीबी है या नहीं मुझे नहीं पता, इस चीज़ की मैं कोई मोहर नहीं लगा रहा, बट उसका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी से वैसे जैसे ही ताहिर हुसैन साहब बाहर निकलते हैं जेल से सारे मामलों में निकल गए, वो दोबारा आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। देखिए, ऐसा है, आम आदमी पार्टी के बाद हम क्यों जाएंगे? आम आदमी पार्टी ने क्या हमारा साथ दिया है? संजय सिंह और आपके वालिद साहब जो शख्स बुरे वक्त में साथ देता है वही हकीकत में साथी होता है, और बुरे वक्त में मालूम पड़ जाता है कौन अपना है कौन पराया है। तो MIM पार्टी ने जो हमारा साथ दिया है, तो हमको मालूम पड़ गया है कि MIM पार्टी हमारा साथ दे सकती है। आगे भी अगर कुछ ऐसा होता है तो कभी भी आम आदमी पार्टी में हम नहीं जाएंगे या कोई दूसरी पार्टी में, ये बात तो जाहिर है। तो अगर मैं मुस्तफाबाद विधानसभा की बात करूँ, या आपके वार्ड नेहरू याद पड़ता है आपका, यहाँ के आपके वालिद साहब काउंसलर थे, यहाँ के लोग आपको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, हीरो या विलन? यहाँ के लोग मेरे वालिद साहब को जी, वो सब लोग सच्चाई को जानते हैं और काफ़ी लोग हमसे मुलाकात करने आते हैं, ऐसा नहीं है कि, और हम भी जाते हैं उनके पास में, तो हम तो एकदम बहुत नॉर्मल तरीके से रहते हैं। और विलेन का जो मामला आप बता रहे हो, विलेन का तो मामला ऐसा होता है कि लोग उनसे बात भी नहीं करते, वो सोचते हैं कि ये तो बहुत बेकार शख्स है, आपस में ये जो है लड़ाई कराने वाला, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बहुत मोहब्बत के साथ हमारे साथ बिहेव करते हैं। शादाब, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि आपके मुखालफिन भी हैं यहाँ पे और आपके चाहने वाले भी। अभी कुछ समय पहले तक जब मैं आपके वार्ड में आया था किसी काम को लेके, हमारे कुछ मिलने वाले हैं, बदायूं के रहने वाले हैं वो, तो लोगों की अलग अलग राय थी। कुछ तो मसीहा मानते हैं कि भाई हमारे वजह से उनके ऊपर इतने इल्ज़ामात लगे, तो वहीं दूसरे कहते हैं नहीं वो इसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो लोग ये समझते हैं, जी, देखिए, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि हकीकत से वाकिफ़ हों वो लोग, और इस केस में वो खुद स्टडी करें, वो देखें कोर्ट में क्या चल रहा है। जब वो देखेंगे कोर्ट में किस तरीके से इसमें ट्रायल चल रहा है, तो वो अपने आप समझ जाएंगे इंसान निर्दोष है। तो अभी आपके 2 केसेस पेंडिंग है, UAPA वाला और 302 वो IB ऑफिसर वाला। जी। तो ये पक्ष था ताहिर हुसैन साहब काउंसलर के साहबजादे शादाब का। हमें बात करने को तो बहुत चीज़ थे, पर शादाब भाई ने कुछ केसेस के चक्कर में कोर्ट की टिप्पणियों को करने को मना किया है, इसी वजह से हमने उन बातों को नहीं रखा।
क्योंकि कानून का इज़्ज़त करना हमारे ऊपर है, संविधान की इज़्ज़त करना हमारे ऊपर फ़राइज़ है। तो इंशाअल्लाह ये सारी बातें आपके सामने दरमियान रखी और आप किसी भी पहलू को जानने से पहले उसके तथ्यों को समझें, उसकी बारीकियों को समझें, पूर्वाग्रह अपने पास ना पालें। यदि आपके दिमाग में पूर्वाग्रह है तो उस बारे में आप अच्छी तरीके से स्टडी करें, उस पूर्वाग्रह को ख़त्म करो, पूर्ण इल्म रखें। तो शादाब, मैं आपसे ये कहूँगा कि जाते जाते आप अपनी जनता को, आवाम को, जिन्होंने 35,000 या 33,000 जो जनता ने आपको वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया, उन सबके लिए फाइनल मैसेज क्या है आपके लिए? या आप देखिए, जितने भी यहाँ से कैंडिडेट चुनाव लड़े थे विधानसभा चुनाव में, तो एक भी शख्स ऐसा इसमें मेरे वालिद साहब को छोड़ के ऐसा नहीं था जो मुस्तफाबाद में रहने वाला हो। मेरे वालिद साहब ही एक ऐसे वाहिद शख्स थे जो मुस्तफाबाद में रहे हैं, यहीं पर पले बड़े, यहाँ के बुजुर्गों ने उनकी सरपरस्ती करी। बाकी सब लोग चुनाव के 6 महीने पहले से भी यहाँ से कोई नहीं जानता था उनको, सब बाहर से आए थे। तो जिन लोगों ने हमको वोट दिया है वो तो हमारे साथ हैं, उसके अलावा जिन्होंने नहीं दिया वो हमारे मुखालिफ नहीं है, वो भी हमारे साथ, वो भी हमारे साथ हमदर्दी रखते हैं। वोट क्यों नहीं दी फिर? वोट इस वजह से नहीं दी कि ये यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ में ऐसा चलाया गया। आप जानते हैं एमआईएम के सामने एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है, उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है बी टीम का। तो इस चीज़ के ऊपर लोग समझ रहे थे कि भाई ये बी टीम है, उनको जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि हकीकत तो कुछ और थी। उस चीज़ के ऊपर ये लोग जो है इन्फ्लुएंस हुए और यहाँ पर जो है बागी पार्टी ने यहाँ पे चुनाव को पोलराइज करा, खास तौर से हमारे मुसलमानों को, और आपस में उनको बंटवा दिया। अब जब से चुनाव ख़त्म हुआ है, कहाँ ये लोग? कोई है ही नहीं यहाँ पर। इतना यहाँ पर नोटिस लगे, इतना कुछ हुआ मुस्तफाबाद में, सारे कैंडिडेट अपने घर पे हैं, तो हम लोग और यहाँ की आवाम झेल रही है उसको। इस चीज़ को मैं पर्सनली भी कहूँगा, क्योंकि मैं भी कहीं का मतदाता हूँ, मैं भी कहीं का निवासी हूँ। कोशिश ये करना चाहिए कि जो आपके दरमियान जो चुनाव के वक्त नेता आते हैं, तो आप ये कोशिश करें कि वहाँ का रिहाइश का बंदा कौन है। मेरा घर टोनिका सिटी में है, मैं चुनाव लड़ूँ मुस्तफाबाद से, मुस्तफाबाद में पानी की ब्लॉकिंग का प्रॉब्लम हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कहीं बाहर का बंदा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने मतदाताओं को यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप चुनाव लड़े तो ये चीज़ देखिए कि आपके इलाके का बाशिंदा कौन है, रिहाइश उधर किसकी है। बाहर वालों पे इतना ना करें, क्योंकि जीतेगा तो भी बाहर रहेगा, हारेगा तो भी बाहर रहेगा। तो इसी के साथ हम आप लोगों से अलविदा करते हैं, और ये जो हमने संस्करण शुरू करा था नेताओं के लिए, हमने इसका नया नाम रखा है आपका नेता कैसा है। तो इसके दरमियान जितने भी आपके नेता है, आपके मनचाहे नेता है, हम उनके पास जाएंगे और उनका पक्ष रखेंगे और देखेंगे कि किस हिसाब से आपके नेताजी हमारे सवालों को टैकल करते हैं। आज जितने भी इल्ज़ामात हमने ताहिर हुसैन के ऊपर लगे थे उनके ऊपर, और हमने इनके सामने रखे, शादाब ने बहुत बखूबी उनका जवाब दिया। कुछ मजबूरी इनके ऊपर थी जिनके ऊपर ये जवाब देना चाहते थे, पर कोर्ट के आदेश थे जिसके ऊपर ये टिप्पणी नहीं कर सकते, और मैं इनका बिल्कुल इज्जत करता हूँ, क्योंकि कानून को हमें नज़र में रखना होगा। इसी के साथ दोबारा मिलते हैं आपके किसी खास नेता के साथ। कमेंट में कीजिएगा कौन से नेता अगले होने चाहिए, साथ में लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और मुझे फॉलो करें, और हमारा सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है उसे भी कीजिए। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय संविधान, जय किसान।